हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ सेक्टर 34। तो आपको जैसे कि पता है केवीएस की रिक्रूटमेंट्स आई हैं और टोटल पोस्ट 13,404 है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट इंक्लूडेड है। टीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ये सारी टीचिंग पोस्ट होती हैं, बाकी सारी हमारी नॉन टीचिंग पोस्ट होती है। बट वी आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग पोस्ट एंड मी पंखुड़ी बंसल विल टॉक अबाउट फिजिक्स वाला पार्ट। आपका फिजिक्स के पार्ट में जो टॉपिक्स आएंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो टीजीटी में वो साइंस में कवर होता है एंड पीजीटी में आपका फिजिक्स पूरा पार्ट रहेगा। तो हम देखते हैं कि कितनी पोस्ट निकली हुई है। टीजीटी में आपके पास साइंस की टोटल 304 पोस्ट है। फर्स्ट साइंस के लिए आपके पास 304 पोस्ट आई है इन टीजीटी एंड इन पीजीटी। अगर हम पर्टिकुलरली फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपके पास 135 पोस्ट है टोटल। तो काफी पोस्ट निकली है और 4 साल के बाद ये पोस्ट निकली है। तो इतने टाइम में काफी लोग जो तैयारी कर रहे थे उनकी एज भी क्रॉस हो गई है, तो वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इसके लिए प्रिपेयर करें और पास हो और जॉब ले। So today we will talk about very important topic from the point of view of TGT as well as from PGT, that is electromagnetism। दोनों में ही ये बहुत ज़्यादा important topic है। अगर आप फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, साइंस में भी, साइंस में आपका फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप। आप जब आप कोर्स लेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, बट अभी हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे क्या आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे आपको वर्ड बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों की बात होगी। तो सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? कूलम्स लॉ की। सब फैमिलियर है कूलम्स लॉ से, हमने 12th बीएससी इवन एमएससी में भी जाके हम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फर्स्ट हमारे पास लॉ आता है कूलम्स लॉ, जो कि किस किस के बीच में होता है? दो चार्जेस के बीच में होता है, दैट इज Q1 एंड Q2। अब इनके बीच की अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, सो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज F is K Q1 Q2 R square। Q1 and Q2 are the charges, R is the distance between them, ठीक है। तो जो अगर लाइक चार्जेस है, मीन्स अगर ये प्लस प्लस है दोनों, तो ये क्या होगा? रिपेल करेंगे, ठीक है। एंड एफ इज पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तब क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और एफ हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जैसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। तो हमारा कूलम्स लॉ रहता है और इसमें हमारे पास ये जो के की वैल्यू होती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 9 × 10⁹ और इसकी यूनिट्स होती है हमारे पास न्यूटन, यहाँ से न्यूटन, इधर मीटर स्क्वायर। और अगर ये कूलम ले लें तो ये क्या आ जाएगा? कूलम इनवर्स ऑफ -2। ऐसे हम इसकी यूनिट्स लिख सकते हैं कि आपके पास एप्सिलॉन नॉट क्या रहता है? ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? दैट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी इज एक तरह से ये परमिशन की उससे वर्ड आया है। परमिशन किस बात की? परमिशन ग्रांटेड बाय मीडियम टू, कि मीडियम कितनी परमिशन दे रहा है इन दो चार्जेस को इंटरेक्ट करने की, है ना। तो मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम बात करें कि कितनी पास हो पा रही है इस मीडियम से, दैट इज नोन एज परमिटिविटी। यहाँ पे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूज करते हैं। अगर हम किसी मीडियम में होते, ठीक है, अगर मान लो ये चार्जेस आपके वैक्यूम की जगह और एयर की जगह किसी और मीडियम में होते, लाइक इन वाटर, तो हमारी परमिटिविटी कुछ और रहती। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि अगर हमारे चार्जेस जो कि एयर में उसके उनके बीच में फोर्स मान लो 5 न्यूटन लग रही है, अगर हमने इन चार्जेस को वाटर में रख दिया जिसकी हमारी रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर है 2, ठीक है। सपोज लेट अस सपोज कि 2 है, तो आपके पास उसकी फोर्स क्या हो जाएगी?
फोर्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक और चीज क्या आ जाएगी, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0r Q1 Q2 r²। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। अब हमारे पास आ जाएगा 1/4πε, ठीक है, दैट इज 1/4πε0 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, एक 2 का फैक्टर डिवाइड हो जाएगा। अब हमारी जो न्यू फोर्स होगी वो क्या होगी, 5/2 हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम है, तो हमारी 2.5 न्यूटन हो जाएगी। दैट इज हमारी जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी बाय हाफ, ठीक है। तो ये रोल रहता है परमिटिविटी का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी कूलम्स लॉ पे। सो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁷, ये हमारा यहाँ पर है एक तरह से 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम। अगर हमारा प्लेस है 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, ठीक है, अब आपको एयर दिया है तो आप यू कैन इजिली यूज 9 × 10⁹ वैल्यू फॉर के, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, F सिंपली Q1 के अगर हम वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹, Q की वैल्यू हमारे पास है एक 2 है एक 3 है, दोनों के लिए हमारे पास 10⁻⁷ एंड 10⁻⁷। अब एक और चीज इसमें ध्यान रखने वाली थी, आप सब कुछ किस में यूज कर रहे हैं, SI यूनिट्स में। कूलम इज SI यूनिट बट सेंटीमीटर इज अ CGS यूनिट, ठीक है। तो इसे भी आप SI में चेंज कर लीजिए। 30 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 मीटर, ठीक है। सो वी पुट हियर, आपको अगर इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक होगा ऐसा कि यूनिट को चेंज करके, और ऑप्शन में सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। आपका इससे भी सॉल्व किया जाएगा, 30 वाले से भी कर दिया जाएगा, 0.3 वाले से भी। ध्यान क्या देना है, आपको ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 6 × 10⁻³ न्यूटन, और इसका नेचर कैसा होगा, दोनों क्या है, लाइक चार्जेस है, तो ये क्या होगा, रिपल्सिव, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वी मूव टू एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपके पास चार्ज Q है, टोटल चार्जेस Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हिच आर देन केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। ये एक हमारे पास टोटल चार्ज Q है, इसे मान लो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो लेट अस टेक एक पार्ट हमारा, लेट अस टेक 1 पार्ट आप ले लेते हो Q, ठीक है। तो अदर क्या हो जाएगा, अदर पार्ट क्या होगा, टोटल अगर Q है तो Q - Q, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। आगे क्या है, द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम, उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होगी, इफ द 2 पार्ट्स आर हैविंग द चार्ज, हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमारे पास फोर्स मैक्सिमम हो, ठीक है। सबसे पहले हम फोर्स ही लिख लेते हैं, फोर्स क्या होगी, Q माइनस दिस, और एंड में डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस कुछ हमें गिवन नहीं है, हम आर ही लेके चल लेते हैं, कैपिटल सम डिस्टेंस दिस, ठीक है। अब अगर हमें कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका dF/dQ, हमें चार्जेस भी करने हैं कि कब होगा, तो ये मुझे चाहिए 0, तभी आती है ना इस वाले, जब भी हमें मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करना होता है हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं इक्वल टू 0। अगर हमें मिनिमम देखना होता है तो इसका डबल डिफरेंशिएट क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, अगर मैक्सिमम देखना है तो स्मॉलर देन 0, ठीक है। तो हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे इसे d/dq। अब देखिए k भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और क्योंकि आप q के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो r ऑल्सो एक्ट एज कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतने पार्ट को कर सकती हूँ, q माइनस दिस q², इसका ले लेती हूँ मैं सिर्फ डेरिवेटिव, क्योंकि इट विल एक्ट एज कांस्टेंट और इसका तो डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो मैं सिर्फ इतना पार्ट का सॉल्व कर लेती हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको देखिए करोगे तो यहाँ पे आएगा Q, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2Q इज 0, ठीक है। तो आपके पास यहाँ हमें क्या निकालना था, इस चार्ज को निकालना था कि ये जो हमने पार्ट लिया है Q वाला, तो हमारे पास 2Q आ गया, Q और Q इज दिस, यानी कि अगर आप इस चार्ज को
2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दोगे, दैट इज क्यूब बाय 2 और उसे कुछ डिस्टेंस पे रखोगे, तब आपके पास फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो आपके पास आ गया आंसर क्यूब/2 ईच। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? Flux is defined as any effect that appears to pass or travel through some substance. Like आपके घर में विंडो है, वहां से सनरेज आ रही है, ठीक है, तो लाइट कमिंग थ्रू योर विंडो इज ऑल्सो अ फ्लक्स। ठीक है, तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम सरफेस, तो हम क्या कहेंगे? उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या रहती है? फ्लक्स हमारे पास होता है E डॉट ए, दैट इज E A cos थीटा। तो अगर आपके पास, अभी डिपेंड करता है हमारा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपका जो एरिया वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में हो, दैट इज एरिया वेक्टर भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यही है, तो हमारे पास कोस क्या होगा? 0 हो जाएगा, और cos 0 के लिए हमारे पास फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा, दैट इज EA, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारा एरिया वेक्टर जो है अगर परपेंडिकुलर हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, मान लो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ है बट एरिया वेक्टर क्या है? इस डायरेक्शन में है, तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? EA cos 90 क्या होता है? 0, दैट इज फ्लक्स क्या होगा? 0। अगर आपके पास एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तब हमारे पास क्या होता है? फ्लक्स 0 होता है। और अगर कुछ इंक्लाइंड है एट सम एंगल थीटा एज इन दिस केस, तो हमारे पास सिंपली क्या होगा? EA cos थीटा। थीटा कुछ भी आपको गिवन हो, लाइक 30 डिग्री 60 डिग्री, तो यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन थीटा वी कैन कैलकुलेट द फ्लक्स वैल्यू। ये तो आपके लिए हो गया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हो। ठीक है, और यू हैव द यूनिफॉर्म शेप ऑफ द substance or the area from which electric field lines are passing. बट अगर आपके पास irregular surface हो, और या फिर हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो क्या होगा? ठीक है, फ्लक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स थ्रू इरेगुलर सरफेस। इसके लिए हम क्या करते हैं? ये अब हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, E डॉट ए हम यूज नहीं कर सकते। इस केस में हम क्या करेंगे? हम इस इरेगुलर सरफेस को कुछ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और हर एक सब एलिमेंट्स लेके उसे इंटीग्रेट कर देंगे। सो देन वी विल यूज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? E डॉट DA। ठीक है, ये आप स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, फॉर रेगुलर के लिए यू कैन यूज सिंपली E डॉट A, but for irregular surfaces or non-uniform electric field you use this formula. Okay, so next हम करते हैं गॉस लॉ, that is very important law in case of, आप जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हैं, गॉस लॉ यूज क्यों होता है? एक तरह से ये मेथड है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हमारे पास डिफरेंट चार्ज अरेंजमेंट्स हैं, तो हमें अगर उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वी कैन सिंपली यूज द गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ कहता क्या है? गॉस लॉ में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है इस क्लोज सरफेस से, तो कितनी होगी? कि टोटल चार्ज कितना इनक्लोज किया हुआ है इसने? बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये टोटल चार्ज एनक्लोज से मतलब, मान लो आपके पास ये क्लोज सरफेस है, इसमें एक Q है, यहाँ पे -3Q है और एक कुछ +2Q है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना होगा इसमें? कितना होगा? -4Q + 2Q, दैट इज -2Q। ठीक है,
तो इसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा इस क्लोज सरफेस से, -2q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज ये होता है। दिस इज द स्मॉल सरफेस एरिया, इनफाइनाइटली स्मॉल, जो हम लेंगे, दैट इज चार्ज एनक्लोज एंड दैट इज परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, सो दिस इज सिंपली द गॉस लॉ। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए। गॉस लॉ से ही आप बहुत कुछ निकाल लेते हैं। जैसे गॉस लॉ से आप निकाल सकते हैं कि आपका लाइन के थ्रू कितनी जाती है, वो सारी डेरिवेशंस भी आती हैं आपको, और हम डायरेक्टली भी आज रख सकते हैं। गॉस लॉ तो बहुत सिंपल हो जाता है कि लाइन के थ्रू, लाइन के लिए हम एक क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसके थ्रू हमारे पास कितनी फ्लक्स पास करेगा और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, फिर हम स्फेयर के लिए भी देखते हैं, सॉलिड स्फेयर के लिए देखते हैं, शेल के लिए देखते हैं, कंडक्टिंग शीट के लिए देखते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, बट हमें इसे अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए कुछ कंडीशन है कि सरफेस मस्ट बी क्लोज सरफेस होना चाहिए, सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज वाली आपकी पूरी लाइन थी। ठीक है, तो हमें इसी से पास होता हुआ एक क्लोज सरफेस लेना है जब हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। चार्ज मस्ट बी इनसाइड द सरफेस, इस सरफेस के इनसाइड ही होना चाहिए चार्ज। ठीक है, चार्ज मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। तो ये कुछ कंडीशंस रहती हैं जिसमें हमारा गॉस लॉ अप्लाई होता है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस गॉसियन सरफेस विल बी, इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब देखिए, आप इस गॉसियन सरफेस ये है, तो हम सिर्फ इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज होंगे सिर्फ वो देखेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे क्या चार्ज है उसके बाहर, सिर्फ हम देखेंगे दिस वन एंड दिस वन। तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना होगा, Q1 माइनस Q1, दैट इज 0। 0 चार्ज एनक्लोज कर रहा है, तो हमारे पास फ्लक्स भी क्या होगा, 0। अभी हमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। 0 इज द आंसर। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके लिए आपने गॉस लॉ करा, ऐसे हमारे पास जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे आपके पास कूलम्स लॉ था, इसमें क्या आता है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ आता है। ठीक है, अभी हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम, क्योंकि अभी गॉस लॉ कर रहे थे, तो उससे मिलता जुलता अभी हम पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम सरफेस, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया और सब्सटेंस और सरफेस। ठीक है, वहां पर क्या था, E डॉट ए, यहाँ पर क्या होगा, हम मैग्नेटिक फील्ड वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, B डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द एरिया वेक्टर। सेम आप थीटा की वैल्यू देख के पता लगा सकते हैं कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, अब जैसे आपने गॉस लॉ करा फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्या था हमारे पास, क्या था गॉस लॉ, कि हमारे पास चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा आपका जो टोटल फ्लक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास अगर हम निकालना चाहे कि हमारे पास चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू अ क्लोज सरफेस कितनी होगी, दैट इज 0। ठीक है, ये आपका गॉस लॉ रहता है फॉर मैग्नेटिज्म के लिए। क्यों, क्योंकि जितनी हमारी फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड जा रही होगी, उतनी ही इनवर्ड आ रही होगी। ठीक है, तो नेट हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि एक जो होते हैं हमारे नॉर्थ टू साउथ ऐसे क्लोज लूप्स बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बीच में इसके कोई भी एक तरह से गॉसियन सरफेस लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो जितनी इनवर्ड आ रही होती है उतनी ही आउटवर्ड। तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म ये होता है, और हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज 0। दिस इज ऑल्सो द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, so you can write like this or like this। ठीक है, तो फिर अब अगर गॉस लॉ, हमारे गॉस लॉ से हमें अगर ये पता लग गया कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है थ्रू अ क्लोज सरफेस 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे हमने इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो हमने क्या किया
गॉस लॉ से हम सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं फॉर शेल, फॉर कंडक्टिंग शीट, सबके लिए। बट इन केस ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास आता है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, इसमें क्या होता है हमारे पास, एम्पियर्स लॉ डेफिनेशन क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइन इंटीग्रल। वहां पे क्या था, बी डॉट डी ए, तो उसे हम सरफेस इंटीग्रल कहते हैं जब डॉट डी ए होता है। लाइन इंटीग्रल के लिए हम क्या कहेंगे, बी डॉट डी एल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग अ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ के लिए ही मैं ये बनाती हूँ। ठीक है, अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है तो हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं, बट क्लोज के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन पासिंग थ्रू दैट लूप, कि इस लूप में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, तो दैट इज म्यू नॉट आई। ठीक है, ये हमारा होता है एम्पियर्स लॉ। और अगर हमें डायरेक्शन देखनी हो तो वो हम राइट हैंड थंब रूल से करते हैं। दिस कर्ल्ड फिंगर्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो आपकी अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारे पास जहाँ पे हमारा थंब पॉइंट आउट कर रहा होगा, लाइक इस डायरेक्शन में अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दिस थंब विल रिप्रेजेंट आउटवर्ड, तो हमारा यानी कि करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हो रही होती एंटी क्लॉकवाइज, तब हमारा करंट कहाँ होता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, एंड द एम्पियर्स लॉ इज लाइक दिस। अच्छा, अगर अब आपने मैथ्स में पढ़ा है कि हम लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में कैसे जा सकते हैं, फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज बी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर देखो क्या करते हैं हम इसमें, अगर हमें स्टोक्स थ्योरम लगानी होती है, दोनों को ds ds कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम आई डॉट ds कर देते हैं, करंट डेंसिटी। तो एक और अगर हम फॉर्म देखना चाहते हैं एम्पियर्स लॉ की, तो दिस इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट, अब हमने तो करा बी डॉट डी एल और कर्ल ऑफ बी, बट हमने इस फॉर्म में तो पढ़ा ही नहीं। एच क्या होती है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड। इसको अगर हम इन द टर्म्स ऑफ ये लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास बी क्या होता है, बी इज म्यू एच। ठीक है, अगर हम नॉर्मली वैक्यूम या एयर में बात करते हैं हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन एच एंड बी। तो हमारे पास क्या वैल्यू थी, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ पर ले जाएं, बी म्यू एच पुट करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं म्यू जे। ठीक है, ये भी हमारे पास था। तो अगर मैं इस म्यू को यहाँ पर ले जाऊं तो मेरे पास हो जाएगा कर्ल ऑफ एच दिस जे। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल गया, इसमें ऑप्शन है ऐसा, ये यहाँ पे आपके पास जे है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे जैसे आपने गॉस लॉ में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटोस्टैट्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे भी बहुत से टॉपिक है, जैसे लोरेंट्ज फोर्स आएगी, अलग अलग उसके लिए वैल्यूज हमें पता होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया जाएगा, जैसे आपको 2 शीट्स देगी, उसके बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इस शीट के इधर लेफ्ट में बतानी है, उस शीट के राइट में बतानी है, तो ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम इन लॉस से की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।